प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का मेरे आज के इस सेशन में। और मोस्ट अवेटेड ये क्लास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं 10+2 या बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैं क्लासेस लेकर के आऊँ ऑनलाइन। तो मैं लेकर के आ गया हूँ और ये क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। और सभी लोग हो सके तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर स्प्रेड करिएगा। और ये जो क्लासेस होंगी ये एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे हम लोग इसमें। और आजकल किसी भी बोर्ड एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो सभी में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, नेशनल बोर्ड हो, सीबीएसई, आईएससी, एनआईओएस, कुछ भी हो। इसीलिए पूरा का पूरा सिलेबस हम एनसीईआरटी का कवर करेंगे। आपके बोर्ड में अगर कोई टॉपिक नहीं कवर है तो वो भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। हो सकता है किसी को लगे कि उनके सिलेबस के हिसाब से एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जा रहा है, तो घबराओ नहीं। नीट जेई का पेपर दोगे तो उसमें पूरा सिलेबस आता है, ठीक है, बल्कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही पूछी जाती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरी एनसीईआरटी ही कवर करें। किसी के बोर्ड में कुछ नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है तो किसी में कुछ नहीं है, मगर यहाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा जैसे पहले पढ़ाते रहे हैं। और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। न्यूमेरिकल भी हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी होगी वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10+2 की फिजिक्स पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग और रिवाइज कर लीजिएगा क्लास 11th का। एक तो सिंपल मैथमेटिक्स आप सभी लोगों को आनी ही चाहिए, अर्थमेटिक, डिवीजन, है ना। दूसरी चीज़ जो टूल चाहिए हम लोगों को 12th क्लास की फिजिक्स को समझने के लिए, वो मैथमेटिकल टूल जैसे कि वेक्टर्स। आप वेक्टर जरूर रिवाइज कर लीजिए एक बार। और बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन, ये दो चीज़ें और रिवाइज कर लीजिएगा। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ रहे होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं, बट सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और एक और चीज़ है जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, और वो है ग्राफ। रही बात ग्राफ की, तो मैं ग्राफ की एक अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक है। मगर हो सके तो आप लोग ग्राफ भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ग्राफ के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आप लोगों के जेईई की प्रिपरेशन में, और कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की, बहुत ज़्यादा लेवल तक आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और बुक का नाम है प्ले विद ग्राफ्स। एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, अमित एम अग्रवाल की। आप लोग, ये पतली सी बुक होती है जिसमें सिर्फ फंक्शंस के ग्राफ होते हैं। तो सारे फंक्शंस के ग्राफ आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है अगर आप नीट के प्रिपरेशन में है तो। बोर्ड एग्जाम में है तो भी सारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक आप लोगों को ग्राफ से पाला जिंदगी भर पड़ने वाला है। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, चाहे रिसर्च में जाएं, तो भी आप लोगों को ग्राफ चाहिए ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। क्योंकि ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, कई प्रॉब्लम आसान हो जाती हैं। किसी मशीन का आपको पूरा जो है वर्किंग दिखाना है, उसका आउटपुट शो करना है, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ की समझ आना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ग्राफ आप जरूर पढ़िए। स्पेशली वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बैकग्राउंड से हैं, वो लोग ग्राफ जरूर सीखें। ग्राफ अगर आपका अधूरा है तो समझ आइएगा कि आपकी फिजिक्स और मैथ पे कमांड अधूरी है, ठीक है। और इंजीनियरिंग में भयानक दिक्कत आ सकती है आपको। इसीलिए ग्राफ की समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं वो लोग ग्राफ को बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है। नीट वाले बच्चे जो हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा लेवल के ग्राफ आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। बेसिक ग्राफ होते हैं
वो हम साथ में बताते चलेंगे। और जब हम कोई एक ग्राफ की क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि क्या चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, कौन से ग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया कि सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। वेक्टर्स आप रिवाइज कर लीजिए, स्पेशली वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स को एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और वेक्टर्स का वियोजन, जो कह सकते हैं हम लोग, जो हम लोग वेक्टर्स को डिसोसिएट करते थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ना। तो ये चीज़ें इतनी आप लोगों को आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनसे आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। बहुत इजी हो जाता है समझना, लिखना, बताना और आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आज जो हमारा 10+2 में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं चार्ज के बारे में। मगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है पहले ये भी तो जाने हम लोग। किसी भी आप बोर्ड के, किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना, 12th में आपको लगभग पहला चैप्टर यही मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मतलब यहाँ पर चार्ज से होता है और स्टैटिक का मतलब हो जाता है रेस्ट में। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग चार्ज और चार्ज की रेस्ट वाली स्टेट के बारे में। जब कोई भी चार्ज मूव ना कर रहा हो, रखा हुआ हो, स्टैटिक पोजीशन पे हो, तो उसके जो इफेक्ट होते हैं उस चार्ज के अपने उसके सराउंडिंग में जो उसका इफेक्ट होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। और उसी जिस ब्रांच में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे किसी चार्ज को किसी जगह पर रख दो तो सराउंडिंग में उसका एक अलग इफेक्ट होता है। किसी दूसरे चार्ज को या तो वो खींच लेगा या उससे दूर भगा देगा, मतलब कोई भी चार्ज होगा उसके सराउंडिंग में दूसरा आने की कोशिश करेगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। ये भी एक इफेक्ट है किसी चार्ज का अपने सराउंडिंग में। ऐसे ही कुछ और भी इफेक्ट हैं, हम उनके बारे में भी सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे इसी चैप्टर में। आप सभी लोग एक शब्द से परिचित होंगे, वोल्ट। घर में बोलते हैं कि घर में हमारे जो बिजली की सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की है। वोल्ट ये यूनिट है किस चीज़ की, पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। तो एक शब्द आता है पोटेंशियल, इसको हिंदी में विभव बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, है ना, बोल तो देते हैं, उसको भी हम लोग यहीं से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही जानेंगे। ठीक है, तो कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और पूरा लेक्चर आप लोग देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा पूरा, और बढ़िया से नोट्स भी आप लोग बनाइएगा। अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाने की जो एबिलिटी है वो उसको ज़रूर जिंदा रखिए, क्योंकि अपने हैंड रिटेन नोट्स ही बहुत कम समय में याद हो पाते हैं, बहुत कम समय में रिवाइज होता है। और अगर आप लोग लिखते हैं साथ साथ या बाद में लिखते हैं पढ़ने के बाद, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हमने क्या लिखा है, क्योंकि लिखने के लिए सोचना पड़ता है ना। तो इससे आपके प्रिपरेशन भी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज। और देखिए ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स JEE या जे और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और मैंने नीट में तो देखा है कि नीट के पेपर में तो पूरा का पूरा NCERT से ही पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए नीट वाले बच्चे और JEE मेंस वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ध्यान से सीखें, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हमने जैसे आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हम लोग वो जान चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को एक बढ़िया सी बात बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं कहीं शादी में गया हुआ था। तो शादी से बाद में मैं रात में लौटा, और जब रात में लौटा तो मैंने अपने जो शादी में गए हुए थे तो दूसरे कपड़े पहन के जाते हैं हम लोग, है ना, पार्टी वियर।
तो पार्टी वियर कपड़े रात में जब मैं अपने घर में उनको उतारने लगा चेंज करने के लिए, तो अचानक से चटचटाने की आवाज़ आई। अब वो चटचटाने की आवाज़ आई तो मैं मतलब समझ में तो आ गया कि क्या है। एक्चुअल में जब हम पैदल चलते हैं या हमारे शरीर के हाथ पैर जब हिलते हैं तो कपड़े भी आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ते हैं, एक दूसरे से रब होते हैं, तो उसके कारण चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। तो उससे पहले हम लोग जाने कि चार्ज का ये जो ट्रांसफर है वो होता क्या है और कैसे होता है, मगर उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है। देखिए, चार्ज एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है और ये एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो कि पार्टिकल्स को दी गई है, या ये बोलें कि जिन पार्टिकल्स के पास में, जिन बॉडीज के पास में वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, तो हमें ये अंदाज़ा लगाना आसान होता है कि वो पार्टिकल्स आपस में किस तरह का बिहेव करेंगे, वो एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, ये चीज़ हम इजीली बता पाते हैं। ठीक है। और चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और जिस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता हम उसे बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। और एक और चीज़ है, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी बॉडी हो, जैसे ये पेन है हमारा, है ना, जैसे ये माउस है, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हिंदी में अणु कहते हैं। और वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं एटम्स, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु भी अपने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। किसी भी एटम के अंदर उसके बीच में एक सॉलिड हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा होता है, जो कि पूरे एटम का बहुत ही छोटा भाग होता है, बहुत ही छोटा पार्ट, मतलब पार्ट होता है, और बहुत ही सॉलिड होता है। उस सॉलिड से छोटे से हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उस सॉलिड हिस्से को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में उसे नाभिक कहते हैं। उसके बाहर सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग कक्षक भी बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीन पार्टिकल हैं। जब कभी भी हम एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो एक्चुअल में जो एटम्स होते हैं किसी एक वस्तु में, किसी एक बॉडी में जो एटम्स हैं, उनके एटम किसी दूसरे एटम से रगड़ खाते हैं, उनसे रगड़ते हैं। सबसे बाहर कौन है एटम में? इलेक्ट्रॉन। और दूसरे बॉडी के एटम में भी सबसे बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी में जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन किससे रगड़ खा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली हो जाता है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर बैठे होंगे वो इजीली दूसरे एटम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। मगर कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता। प्रोटॉन का ट्रांसफर इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो नाभि के अंदर होता है, उसको निकालना ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो हम लोग देखते हैं, जरा सीखते हैं कि कैसे चार्ज डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम अभी लौट के आएंगे, ठीक है। तब तक ये चीज़ें हम लोग अभी हम लोग लौट के आएंगे, सीखेंगे जरा ये चीज़ें कि कैसे क्या ये चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किसी बड़े बड़े चार्जेस बनते कैसे हैं। तो ज़रा वो देखिएगा मेरे साथ में, ठीक है, कि बड़े चार्ज कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक छोटा सा एटम है, ठीक है, ये एक छोटा सा एटम है, और इस एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना।
और ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये वाला पार्ट जो है, इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। हाँ, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एटम है। अच्छा, दूसरी चीज कि इनका आपस में बिहेवियर कैसा है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका आपस का व्यवहार कैसा है। जब इन्हें एक दूसरे से अगर मिलवाया जाए तो ये एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे, तो ये चीज हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सिंबल बना देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमने सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के सामने हमने इलेक्ट्रॉन को रख दिया और हमने अब की इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन को रख दिया, ठीक है। और अब की हमने इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन को रख दिया और अब की हमने प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन को रख दिया, ठीक है। हाँ, अब की हमने प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन को रख दिया। और दूसरी चीज, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूट्रॉन को रख दिया और उसके बाद में हमने प्रोटॉन के सामने न्यूट्रॉन को रख दिया, ठीक है। और उसके बाद में हमने न्यूट्रॉन के सामने न्यूट्रॉन रख दिया, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को रखा गया तो दोनों एक दूसरे को देख करके दूर भाग गए। जब दोनों दूर भागे तो इस तरीके से हमने एरो बना दिया, ऐसे करके। ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन। ऐसे ही जब प्रोटॉन के सामने बिठाया गया तो प्रोटॉन भी एक दूसरे को देख करके दूर भाग निकले। मगर जब मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के सामने रखा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने लगे। तो इस तरीके से हमने एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर ली कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना। हाँ, जबकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है और प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं लगा, इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नो फोर्स, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। चलिए, ये चीज पता चल गई। तो यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि जो सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मगर जो यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इनके इस बिहेवियर को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि इन्हें एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी दे दी जाए। क्योंकि अगर भविष्य में कभी ये सभी के सभी एक जैसा रूप बना के कहीं दिख गए, सभी ने एक जैसे कपड़े पहन के और चले आए मार्केट में, तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन किसे रिपेल करेगा, कौन किसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इन्हें एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी दे दो, वो प्रॉपर्टी खुद पता करके बता देगी कि इनके बीच में कैसा फोर्स लगने वाला है। एक नेगेटिव चार्ज यहाँ टहल रहा है, एक नेगेटिव चार्ज वहाँ टहल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव वहाँ है और एक पॉजिटिव यहाँ है, तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों आपस में रिपेल कर सकते हैं, करेंगे। मगर हमें ये भी पता चल गया कि एक पॉजिटिव ये और एक पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को जहाँ भी रखे जाएंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए पहचानना कि कौन सी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ में कैसा बिहेव करेगी, पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी या रिपल्सन फोर्स लगाएगी। इसी वजह से इन्हें मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, या ये बोले कि इन्हें एक पहचान देना जरूरी हो गया था, ठीक है। और इसी वजह से इनको एक अलग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी दी गई और उस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या? चार्ज। और उस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज।
और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं आवेश, ठीक है ना। और ये जो चार्ज होता है ये तुम्हारा, एक चार्ज है तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है ना, हाँ, एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसे कैसा चार्ज दें। एक्सेसली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, और प्रोटॉन को दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दिया गया, ठीक है ना। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई और वो ये हो गई, और न्यूट्रॉन को दे दिया गया न्यूट्रल, मतलब जीरो चार्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन जहां जहां पर था वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है ना। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर चार्जेस मतलब जैसे माइनस माइनस और पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी कंफर्म हो जाती हैं, ये चीजें हमें कंफर्म हो जाती हैं, पता लग जाती हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बोला कि नेगेटिव चार्ज किसे दिया गया है, नेगेटिव चार्ज दिया गया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज दिया गया तुम्हारा प्रोटॉन को, और इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव, उसकी वैल्यू कितनी है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है नेगेटिव, इसकी वैल्यू होती है -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है ना। कूलॉम क्या है, ये कूलॉम जो है ना वो तुम्हारी चार्ज की यूनिट है। मैं इनके बारे में भी आगे बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इतना ही चार्ज क्यों मिला, आगे हम लोग चलेंगे तो बताएंगे। प्रोटॉन के पास में जो चार्ज है वो तुम्हारा कितना है, वो इसका ठीक अपोजिट है, उसकी मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका इतना चार्ज हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल जो होता है ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वो तुम्हारा न्यूट्रॉन को दिया गया इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ। और ये है तुम्हारा जीरो कूलॉम, ठीक, ये हो गया। तो यहां से ये चीज हमें पता चल गई। चलिए, तो यहां से ये कंफर्म हो गया। अब बात आती है कि बड़े बड़े चार्जेस कैसे बनाए जाते हैं। छोटे चार्ज तो ये हमें पता चल गया, जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है जो चार्ज कैरी करता है, जो चार्ज के ट्रांसफर का रीजन बनता है, वो है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसी भी एटम से अगर किसी दूसरे एटम पे चार्ज अगर जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही जाएगा। जैसे अगर एक घर से अमीरी निकल के दूसरे घर में अमीरी अगर भेजी जाए तो सिर्फ उस बंदे को भेज दिया जाए जो कमाने वाला है। तो समझ जाना कि बस अगर इस घर में कोई एक घर है, उसमें एक ही बंदा कमाने वाला है और वो अच्छा कमाता है, बाकी कोई नहीं कमाता, अगर वो किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए तो समझ जाओ कि वो घर गरीब हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब चार्ज ट्रांसफर होता है किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम पर, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है। प्रोटॉन के जरिए भी हो सकता है, मगर प्रोटॉन ट्रांसफर होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है, बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े चार्ज बनाए जाते हैं। मान लेते हैं कि एक सोडियम एटम, आप एक सोडियम एटम अज्यूम करिए, ठीक है। आप एक सोडियम का एटम अज्यूम करिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जरा सोडियम एटम। हम बात सोडियम की ही नहीं कर रहे, कोई भी एटम आप ले लो, ठीक है ना, कोई भी एटम ले लो, बस कोई भी एटम ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सोडियम का ही एटम लोगे आप, ठीक है। तो ये हमने ले लिया सोडियम का एटम। सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा कितना होता है, 11, और ये है तुम्हारा इसका मास नंबर, ठीक है ना, हाँ, ये इसका मास नंबर है। जरा सोचिए कि ये जो इसका मास नंबर है, ये इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये है तुम्हारा एटॉमिक नंबर।
तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चीजों में किसी भी कोई भी एक एटम अगर न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज अगर नहीं है, तो समझ जाना कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे इक्वल अमाउंट में तो न्यूट्रल कर देंगे, जीरो कर देंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम, कोई भी उदासीन परमाणु में, ठीक है ना, हाँ, इन अ न्यूट्रल एटम। और ये साथ में ये भी बताता है, कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। देखो, कोई भी एटम हो, प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होगी, तो न्यूट्रल एटम वहां पर लिखो या ना लिखो वो बात वही ऊपर जाएगी, ठीक है। मगर जब हम लोग बात करते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर क्या होता है जरा वो भी देख लीजिए। तो मास नंबर जो होता है ना, वो बताता है कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है, मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक है ना, प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है। यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ इस सोडियम के एटम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सोडियम का जो एटम है, सोडियम का, तो सोडियम के एटम के पास में, हाँ, सोडियम के एटम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन है, ठीक, इस तरीके से। तो जरा सोचिए इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया। तो हम लोग देखेंगे माइनस का 11 और प्लस का तुम्हारा 11 और बराबर तुम्हारा 0। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना, हाँ, ये एक न्यूट्रल एटम है, और ये न्यूट्रल एटम होगा तो इसके ऊपर नेट चार्ज तुम्हारा कितना है, इसके ऊपर नेट चार्ज हो गया तुम्हारा 0। मगर जरा सोचिए कि अगर, हाँ, मगर जरा सोचिए कि अगर हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें, ठीक है ना, हाँ, माइनस कर दें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें, तो तुम्हारे इस पर कितने बनेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इस पर अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो तुम्हारे बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचेंगे कितने, 11, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तुम्हारा टोटल चार्ज कितना हुआ, माइनस के 10, ठीक है, हाँ, माइनस के 10 और तुम्हारा प्लस का 11 बराबर तुम्हारा प्लस का 1। इसका मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें, मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो देखिए ऐड करना और इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी तरीके से हो सकता है, आगे बताएंगे हम लोग। अभी जैसे मैंने आपको बताई दिया कि रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अगर हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, ठीक है ना, हाँ, 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो जरा बताइए यहाँ पर टोटल चार्ज तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल चार्ज तुम्हारा हो गया है कितना, माइनस के, यहाँ पर टोटल चार्ज तुम्हारा हो गया माइनस के 12 और तुम्हारा प्लस का 11 बराबर तुम्हारा माइनस का 1। तो इसका ये मतलब हो गया है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज तुम्हारा माइनस में आ गया, ठीक है ना, माइनस में। तो ये तुम्हारा माइनस में आ गया और ये वाला तुम्हारा प्लस में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तुम्हारे डेवलप होते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से या इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से। अब आप जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर्स हैं, प्रोटॉनों के जो नंबर्स हैं, दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये इस तरीके से मार्क करेंगे, हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is less than number of electrons is less than number of protons, ठीक है ना। हियर यू कैन सी दैट
number of electrons is greater than number of electrons is greater than the number of protons. Okay, so this is the basic difference between positive and negative charges. Whenever you see the positive charge, it means number of electrons is less than the number of protons. Suppose that if you see the negative charge, then obviously you can observe that simply the number of electrons is greater than the number of protons. Okay, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड ये क्वेश्चन के रूप में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पहले भी पूछा जा चुका है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे जब भी कभी अगर डिफाइन करते हैं कहीं पर, तो ये तुम्हारा हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर हम लोग कभी भी किसी भी बॉडी में कोई भी एटम में अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के रेफरेंस में ही उसे डिफाइन करेंगे। कैसे, समझो। किसी भी एटम को न्यूट्रल रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो अगर हमसे कोई ये सवाल पूछता है कि किसी भी बॉडी को या कोई भी एटम हो, उस एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए, रखने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? तो सिंपल सा जवाब होगा कि सर जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इस एटम के अंदर। अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के अंदर हैं तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और अगर उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जो पूरा एटम होगा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कहलाएगा। दूसरी चीज कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं तो वो न्यूट्रल है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें है तो समझ जाना कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ऐसे केस में यहां पर कहा जाएगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, जबकि पहले वाले में जहां इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर हम लोग बोलते हैं, जहां पर पॉजिटिव होता है, बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लाइन याद रखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हाँ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। सिंपली यहां पर जब एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो नया चार्ज डेवलप हुआ, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एक नेगेटिव आ गया, अगर दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो दो नेगेटिव आ जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो तीन नेगेटिव आ जाएंगे। अगर इसके ऊपर n नेगेटिव दे रखा है, n नेगेटिव, तो जरा सोचो कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए होंगे। n इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए होंगे, कितने? n। तो टोटल चार्ज, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इस पर q चार्ज मान लो अगर डेवलप कर दिया जाए, q, कैपिटल Q चार्ज अगर डेवलप कर दिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए गए होंगे? तो सिंपली चार्ज में से, ये जो चार्ज, जो टोटल चार्ज है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो पता तो लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, सिंपली अगर हम Q चार्ज डेवलप करें, हम यहां पर मान रहे हैं Q चार्ज, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। मान लो कि हमने इस पर Q चार्ज डेवलप कर दिया, Q चार्ज, ठीक है, Q चार्ज हमने डेवलप कर दिया, यह है कैपिटल Q। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं? मान लो स्मॉल n इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, तब वो n कैसे पता चलेगा? तो टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो किससे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है। तो हम लोगों ने, ये तुम्हारा है Q अपॉन, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो ये तुम्हारा निकल आता है n, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल Q विल बी इक्वल टू
N इंटू ई। अब आप सोचेंगे कि ये दो डंडियां हमने क्यों हटा दी, इनको बोलते हैं मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जब इसके ऊपर नेगेटिव लिख दोगे तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव साइन के साथ में है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बट व्हेन वी राइट सिंपली स्मॉल ई, इट मीन्स इट इज शोइंग दैट द वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग ये पता करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं किसी बॉडी से, या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड किए गए हैं। ये संख्या है वो है n, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। इससे पहले क्या पता करोगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं या उसमें से निकाले गए हैं किसी बॉडी से, ये उसके चार्ज की प्रॉपर्टी देख करके पता लग जाएगा। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन ड्रॉन। और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं सिंपली। उसके बाद में कितने, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल्स टू NA। क्लियर हुई चीज? इसका सवाल नीट में कई बार पूछा जा चुका है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि कैसे कोई भी बॉडी चार्ज हो जाती है, कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल के ट्रांसफर होने से होता है। वो कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, अभी तक तो नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं जरा कि कैसे कैसे मेथड से कोई मतलब जो है चार्ज ट्रांसफर होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए हमारे पास में। अब आप देखिएगा, एक सिल्क का कपड़ा ले लीजिए। सिल्क मतलब समझ रहे होंगे यार, रेशम। रेशम का कपड़ा ले लीजिए और कांच की कोई एक रॉड ले लीजिए, ठीक है। और कांच की रॉड को रेशम के कपड़े पर ऐसे करके रगड़िए आप। जब आप इस तरीके से रगड़ते हैं और उसके बाद में कहीं कागज के छोटे से टुकड़े रख लो, पेपर फॉल्स, तो इनके ऊपर बाद में वो रॉड ऐसे करोगे ना तो ये कागज आकर के चिपक जाता है इसमें। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने स्कूल के दौरान किया होगा। कैसे? जब मैं स्कूल जाता था तो उस समय मेरी क्लास में भी एक जादू करके लड़के दिखाते थे। मतलब कक्षा 3 तक की जो पढ़ाई हुई वो मेरी प्राइमरी स्कूल में हुई, जो गांव में होता है। 4th क्लास में बगल के ही एक कस्बे में मेरा एडमिशन हुआ, विद्या मंदिर स्कूल में। वहां पर नगर के बच्चे पढ़ने आते थे। वो मुझसे ज़्यादा समझदार थे उस समय, क्योंकि गांव में इस तरीके का एक्सपोजर प्राइमरी स्कूल में नहीं मिलता है जनरली। मगर वो बच्चे थे, बड़े शातिर थे। उन्होंने हमसे एक दिन बोला कि हम तुम्हें एक जादू दिखाएंगे और बदले में जो आधी तुम रबर लिए हो ना, रबर मिटाने वाली, आधी हमें चाहिए। हमने कहा बताओ, दिखा, जादू दिखाओ पहले। तो उसने वो एक स्केल निकाली, जो 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है प्लास्टिक की। उसने ऐसे बालों में रगड़ा, ऐसे ही, और उसके बाद में उसने ऊपर ऐसे कर दिया और वो बाल वापस जाके उसमें चिपक गए। हमने कहा वाह क्या जादू है। मतलब वाव तो नहीं बोला, ये वाव तो हम बाद में सीखे हैं। मतलब हम बड़ा हतप्रभ थे उस समय वो चीज देख करके, अरे ये कैसा जादू है। तो हमने उसको आधी रबर काट के दे दी। स्कूल में वो स्याही वाले पेन चलते थे हमारे, निब वाले, जिसमें टैंक में पीछे इंक भरी जाती थी। वो हमारा, उसने देखा कि इसके पास इंक भरी हुई है, तो उसने हमसे बोला कि हम तुम्हें एक और जादू दिखाएंगे, हमें आधा टैंक हमें इंक दे देना। हमने कहा अच्छा। बोले हाँ जादू दिखाओ। उसने फिर से बालों में रगड़ा और अब की उसने छोटे से कागज के टुकड़े को नाखून पे रखा था और उसने रगड़ करके और ऐसे करके रखा, वो कागज का टुकड़ा आकर के चिपक गया वहां पर। भाई मैं बड़ा हाथ पर वाह ये भी एक जादू है, अरे वाह। फिर उसने मुझसे आधे टैंक भर इंक ले ली मेरी। ये जादू मैंने सीखा और इसके बदले में इतनी फीस चुकता करी थी। ये 4th क्लास की बात है, कक्षा 4 में थे। जानते ही हो बच्चे किस तरीके से, कुछ समझदार बच्चे कुछ सीधे बच्चों को किस तरीके से बेवकूफ बना लेते हैं, है ना।
बाकी कहानी मैं बताऊंगा बाद में, हमने आगे क्या किया है ना। चलिए, तो यहां पर सिल्क में मैंने ये ग्लास की रॉड जब रगड़ी, उसके बाद में मैंने कागज के ऊपर रखा तो कागज आकर के चिपक गया। ठीक है, दूसरी चीज ऐसा क्यों हुआ, अभी हम लोग वो देखेंगे। एक चीज हम लोग अभी जान ही चुके थे, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हियर अनलाइक मीन्स डिसिमिलर चार्जेस, इट मीन्स अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर अनलाइक का मतलब ये हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और एक तुम्हारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, these two charges will attract each other because they are unlike charges, positive and negative charges. Okay, clear। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। अब देखते हैं जरा, यहां हमने आपको बता दिया है कि ये अट्रैक्ट इसी वजह से करता है क्योंकि इन दोनों पर चार्ज डेवलप होता है। इन दोनों को रगड़ने से हुआ ये कि जो सिल्क क्लॉथ था, जो रेशम का कपड़ा था, उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हुआ, ये जो रॉड थी ना, कांच की रॉड, कांच की रॉड को सिल्क पर रगड़ने से कांच के इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क के कपड़े में चले गए। उसके एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर दोबारा से आप इसी सिल्क के कपड़े के ऊपर रॉड को रखोगे ना, ऐसे बिल्कुल थोड़ा टच, विदाउट टचिंग, बिना टच किए, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। कपड़े के रेसे खड़े हो जाएंगे, कपड़े के रेसे खड़े हो जाएंगे। एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं। कई साल पहले की बात है, कपड़ों में सजावट के लिए जो मोती छोटे छोटे पिरोए जाते हैं माला में, और सितारे टाइप के जो बीट्स होते हैं जो सजावट में लगाए जाते हैं, उनको बनाने वाली एक फैक्ट्री में मैंने विजिट किया। मेरे चाचा जी मुझे ले गए, तो वहां पर एक पॉलीथीन का रोल था, एक पतली सी फिल्म थी प्लास्टिक की, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सेलो टेप होता है ना, सेलो टेप, वो बड़ा सा एक रोल टाइप का दूसरी तरफ लिपटा हुआ था। उसमें से प्लास्टिक फिल्म निकल करके एक सिलेंड्रिकल रास्ते से होकर के नीचे जा रही थी, और नीचे इंक थी, इंक या केमिकल कह लो, उसमें से डूब के वो वापस आ रही थी, और वापस होके एक ऐसे कांच के चैम्बर में जा रही थी जिसमें उस केमिकल को उस प्लास्टिक की फिल्म पर सुखाए जाने के लिए ब्लोवर लगे थे। वो उस कांच के चैम्बर से होके बाहर निकलती है जब प्लास्टिक की फिल्म। गर्मियों का सीजन था, गर्मी बहुत ज्यादा होती है जहां ब्लोवर होता है स्पेशली सुखाने के लिए। मैं उसके बस नजदीक जाकर के खड़ा हो गया। ट्रस्ट मी, मैं उसमें हाफ शर्ट पहने हुए था, जो हाथों पे छोटे छोटे से जो रेसे होते हैं, बाल होते हैं, ये मेरे बाल ऐसे करके खड़े हो गए, एकदम बिल्कुल वैसे ही खड़े हो गए जैसे कोई कह दे कि बिल्कुल भूत आ गया। तो भूत आ गया मतलब डर गए, जो डर के कारण जब रोम रोम खड़ा हो जाता है, उस तरीके से वो बिल्कुल बाल ऐसे खड़े हो गए सारे के सारे मेरे हाथ के। मैं बड़ा सरप्राइज था कि ये कैसे हुआ, मगर फिर हमें याद आया, ओ हो, एक्चुअल में वो फिल्म कई सिलेंडर से होकर के गुजरती है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, अखबार छप रहा है तो पतले पतले से सिलेंडर होते थे, उनसे होकर के जब वो गुजर रही थी, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण उसमें चार्ज डेवलप हो गया था। और जब वो उसके फिल्म के नजदीक में पहुंच गया, तो चार्ज का जो इफेक्ट था वो इतनी दूर तक आ रहा था, क्योंकि वो तेजी से बहुत मूव कर रही थी वो फिल्म। तो वो भी तुम्हारा यही इफेक्ट था, ठीक है ना, वो भी यही इफेक्ट था। अब वहां पर भी चार्ज उस फिल्म पर डेवलप हो गया था, नो डाउट। एक चीज और देखी मैंने, वो जो मशीन लगी थी ना, जो पूरी लोहे की मशीन थी जिस पर वो सिलेंडर थे, वो पूरी की पूरी मशीन के एक सिरे पर मैंने देखा एक छोटी सी 2 अंगुल की जितनी पतली स्ट्रिप, जीआई की स्ट्रिप, जीआई बोले तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसकी स्ट्रिप उस मशीन में
वेल्डेड थी, मतलब उसको उसमें वेल्डिंग करके जोड़ा गया था, और उस स्ट्रिप को जमीन के किनारे किनारे ले जाकर के बिल्डिंग के बाहर गड्ढे में ले जाया गया था। और मैं बड़ा सरप्राइज था कि ऐसा इसको क्यों किया गया है। फिर ये चीज मुझे चाचा ने मेरे बताई कि ये मशीन को ग्राउंड किया गया है। हमने कहा ऐसा क्यों? तब उन्होंने बोला कि इस पर करंट आ जाता है, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मुझे बताया कि करंट आ जाता है। तो हम बाद में फिर दिमाग लगाया, फिर मुझे समझ में आया कि वो जो फिल्म थी वो फ्रिक्शन के कारण जो पूरी मूव कर रही थी मशीन के ऊपर से, वो सिलेंडर भी जो जिनके ऊपर से चिपक करके वो चल रही थी वो भी मेटल के थे, लोहे के थे। नो डाउट चार्ज तो पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, पूरी मशीन पे। तो वो चार्ज को ग्राउंड किया गया था सो दैट कि मशीनें सेफ रहें। अगर बहुत ज्यादा चार्ज उस पर डेवलप हो गया और किसी व्यक्ति ने नंगे पैर जाकर के उसको छू लिया तो उसको करंट लगना स्वाभाविक है, चट से बोलेगा। इसी वजह से उसको ग्राउंड किया गया था। और इसी वजह से हवाई जहाज के बारे में आपको बढ़िया बात बताता हूं। जब हवाई जहाज लंबी यात्रा करके किसी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो ऐसा नहीं होता कि ये बस आप जो है आपने जैसे लैंड किया और तुरंत दरवाजे खोल दिए गए और आपने तुरंत वहां से निकलना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हवाई जहाज एक लंबी यात्रा करके जब किसी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसके आउटर सरफेस को एक मोटी केबल के जरिए ग्राउंड से जोड़ा जाता है। वो पॉइंट्स बने होते हैं उनके, है ना। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ता है ऊपर 800 850 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, मतलब इट मींस 800 टू 850 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से अगर प्लेन मूव करेगा और हवा में मूव करेगा, देन एयर पार्टिकल्स के रेगुलर फ्रिक्शन के कारण जहाज की एरोप्लेन की आउटर सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाना लाजमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जरूर हुआ होगा। और इसी वजह से हवाई जहाज का जो आउटर सरफेस होता है वो उस पर हल्का चार्ज डेवलप हो जाता है, बल्कि हल्का नहीं, अच्छी खासी मात्रा में। और आप सोच रहे होंगे कि अंदर बैठे हुए यात्रियों को क्यों नहीं झटका लगता। मैं आपको वो भी बताऊंगा, बस वेट करिए आगे, ठीक है। तो जब वो हवाई जहाज आकर के उतर गया जमीन पर, उसके बाद में उसको जमीन से जोड़ दिया गया, तो हवाई जहाज के सरफेस पे जो भी चार्ज था वो जमीन में चला गया। अब हवाई जहाज न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में फिर वो स्टेयर्स जोड़ी जाती हैं, फिर उसके बाद में फिर पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं सिंपली सेफली, है ना। ये तरीका होता है। ऐसे ही कभी कार को आप महसूस करिए। आप लोग कार में ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी एक्सप्रेस वे से या कहीं से भी आप कार ड्राइव करके जाइए और कभी कभी आप महसूस करेंगे कि अगर आप उतरे हैं और अपने पैर जमीन पर रखा, और जमीन पर नंगे पैर अगर खासकर स्पेशली अगर आप हुए और जमीन पर आप पैर रखिए और तेज स्पीड से कार से आप कहीं आ रहे थे लंबी यात्रा करके, थोड़ा गर्म मौसम भी था और आपने गाड़ी रोकी, उसके बाद आप नंगे पैर जमीन पर उतरे और ढक्कन साथ में छू लिया, बोले तो दरवाजा, जैसे गेट का दरवाजा, हो सकता है चट से आवाज आपको आए, हल्का सा। डिपेंड करता है कि कंडीशंस पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, एयर की डेंसिटी क्या थी, फ्रिक्शन कितना लगा, ये सब चीजें मतलब निर्भर करती हैं कि चार्ज कितना डेवलप हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में भी हल्का सा चार्ज मतलब महसूस होने की संभावना है। इसीलिए बेहतर होता है कि अगर आप कोई भी मतलब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो हवा में ही क्यों ना ट्रेवल करके आया हो, उसे भी रुकने के बाद में उसे ग्राउंड करना चाहिए कायदे में। पहले ग्राउंड करो, उसके बाद ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने ये चीज आपको बता दी कि इस तरीके से यहां पर मतलब जो है ना ये चार्ज आ जाता है, ये बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। एक प्लास्टिक की रॉड लेते हैं और उसको हम लोग रगड़ते हैं, किस पर? जो बिल्ली है, बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं। ये किसी बिल्ली को पकड़ लो घर में अगर कहीं मिल जाए तो,
बिल्ली को नहीं रगड़ना है, रॉड को रगड़ना है, प्लास्टिक की रॉड को रगड़ करके, और उसके बाद में सिल्क के धागे से इसको लटकाना है। अब आप पूछेंगे कि सिल्क क्यों? तो भैया आप सुतली ले लो, सुतली समझते हो ना, सुतली जिससे बोरी सी ली जाती है, इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर कोई और धागा अगर आप लेते हो तो जितने भी धागे बनाए जाते हैं वो सारे के सारे धागे जो होते हैं ना, वो स्फेरिकल शेप में उनको बुना जाता है, मतलब बनाया जाता है इस तरीके से। तो हो सकता है कि जब भी आप कोई धागा लें और इसको रॉड को अगर लटकाएं तो हो सकता है वो ऐसे करके घूमने लगे, मगर जो सिल्क का धागा होगा वो सीधा होगा। तो कोई भी ऐसा धागा जो बिल्कुल सीधा हो, जिसको लटकाने के बाद कोई चीज घूमे ना, जिसको घुमावदार तरीके से ना बनाया गया हो। सुतली जो होती है जनरली वो घुमावदार बनाई जरूर गई होती है, मगर वो घूमती बहुत कम है, और स्पेशली सिल्क भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए सिल्क लिया गया है। आप सुतली भी ले सकते हैं, मगर कोई भी फाइबर का धागा नहीं लेना है। यहां पर फाइबर का धागा लोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमने एक सिल्क का धागा जो खुद न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, उस पर हमने प्लास्टिक की रॉड लटका दी। ये वही रॉड है जिसको अभी मैंने बिल्ली की खाल से रगड़ा था, ठीक है। याद रहे कि रगड़ते समय आप अपने बॉडी से मत पकड़िए इसको, आप ग्लव्स पहनिए पहले, मतलब ग्लव्स पहन लीजिए, हो सके तो ऐसे ग्लव्स पहनिए जो उसको डायरेक्टली हाथ टच ना कर पाए। ग्लव्स पहन के उसके बाद में उसको रगड़िए, ठीक है, और उसके बाद में इसको ऐसे यहां पर लटका दीजिए। अच्छा, आपने लटका दिया। अब दूसरी रॉड लीजिए, दूसरी रॉड को बिल्ली की खाल से रगड़िए और फिर बाद में इसके नजदीक ले जाइए। जब आप नजदीक ले जाते हैं तो देखते हैं कि जो पहली वाली रॉड है वो तुम्हारी दूर भागने लगती है। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जब बिल्ली की खाल से आपने इस रॉड को रगड़ा था तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लास्टिक के रॉड पे आ गए थे, और इस पर आ गया था तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, और इस पर भी वैसे ही नेगेटिव आ गया। तो ये बता देता है कि जो नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा दूसरा हमने किया अब कि मैंने कांच की रॉड ले ली और कांच की रॉड को मैंने रगड़ दिया, ठीक है ना। कांच की रॉड अब की मैंने ले ली प्लास्टिक की जगह पर, और कांच की रॉड को जब हमने रगड़ा तो कांच की रॉड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कांच की रॉड को जब हमने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा दिया, प्लास्टिक की रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज थी उसको हम लेके आते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, पास आने लगता है। यहां से ये प्रूफ हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर एक ऑपरेटस और दिया गया है। ये ऑपरेटस जो है ये प्रूफ करता है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे, देखिएगा। अब ये एक, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको। लीफ का मतलब होता है पत्ती, जैसे कोई धातु की पत्ती होती है ना, पतली सी स्ट्रिप जनरली, वैसे ही यहां पर भी है। ये एक तुम्हारा ग्लास का बर्तन होता है, कांच का बर्तन है, और इसके अंदर ये तुम्हारी एक मेटल की रॉड होती है, ये वाली, ठीक है ना। ये तुम्हारी एक मेटल की रॉड है यहां पर ऐसे करके ये, और ये जो मेटल की रॉड है इसके अंदर से तुम्हारे ये दो मतलब गोल्ड की पत्तियां जुड़ी हुई है इस तरीके से, एक ऐसे है और एक तुम्हारी ऐसे करके है, ठीक है। ये अभी नजदीक है, शुरुआत में ये नजदीक होती हैं, ठीक है, चिमटा टाइप का बना होता है यहाँ पर। और ये जो चिमटा है ना, ये सोने का बना हुआ, गोल्ड का, गोल्ड की मतलब ले लेते हम लोग फिल्म। अब इस तरीके से ये है। हमें क्या करना है, चार्ज्ड पार्टिकल्स लेने हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स मतलब आवेशित कण लेने हैं, और हमने कुछ आवेशित कणों को यहां से लेकर के, ये लकड़ी का कोई एक बॉक्स है, मतलब जिससे हमने चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। अब तुम सोचोगे कि गेंदों जैसे होते हैं क्या? नहीं, अरे भाई, तुमने कोई भी एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा ले लिया जो चार्ज्ड है ऑलरेडी, उसको भी अगर इस मेटल के टुकड़े से टच यहां से करा दोगे ना तो भी चार्ज यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि मेटल्स में चार्ज इजिली ट्रांसफर होता है ना। तो ये तुम्हारे यहां से, जैसे ही आप यहां से ये चार्ज पार्टिकल्स तुम्हारे यहां से टच कराते हो, ये जैसे ही यहां से टच कराओगे ना, तुरंत यहां पर पूरी की पूरी ये जो रॉड है ना, ये तुम्हारी उसी चार्ज, वही चार्ज तुम्हारा इस पूरे रॉड पर आ जाएगा ऐसे करके। और उसके बाद में क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा वो इनके ऊपर भी आ जाएगा। ये जो पतली सी जो स्ट्रिप ली गई है, किसकी? सोने की, गोल्ड की जो स्ट्रिप्स हैं,
जब इन पर ये डिवाइड होता है चार्ज, क्योंकि जाएगा चिमटे पे तो डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होता है ना सिमिलर चार्जेस, तो ये दोनों जो स्ट्रिप्स होती हैं वो इस तरीके से दूर भागने लगती हैं। वो दूर इसलिए भागने लगी क्योंकि अब इन दोनों पर कैसा चार्ज आ गया, सिमिलर चार्ज आ गया, जैसा भी भेजा था सिमिलर आ गया। इससे हुआ ये कि ये दोनों के दोनों फैलने लगती हैं, दूर होने लगती हैं, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो तुम्हारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इनके बीच का जो रिपल्सन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कि ये कितना ज्यादा फैलती है, ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना हमने यहां से ड्रॉप कराया था। ठीक है ना। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं जरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी बॉडी हो, जनरली जो नेचर में जो हमें मिलता है, कोई भी एटम अगर हम लोग लेते हैं किसी बॉडी का, तो जनरली वो न्यूट्रल होता है। उस न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या जो है ना वो बराबर है। इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके। और दूसरी चीज, कभी भी जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो हमेशा एक ही टाइप के पार्टिकल के ट्रांसफर से होता है, और वो है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो यहां से ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है। टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। और कौन सा काइंड ऑफ चार्ज होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर होने से या ऐड होने से, इलेक्ट्रॉन के ही ऐड होने से या ट्रांसफर होने से कोई भी बॉडी चार्ज करी जा सकती है। किसी भी बॉडी पर, कोई भी एटम पर अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं और वो बॉडी पर डेवलप हो जाता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग बोलते हैं कि ये दिस बॉडी हैज बीन चार्ज्ड, ये अब एक चार्ज्ड बॉडी है। तब हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड एटम। क्लियर हुई चीज। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं। दूसरी चीज कि कोई भी बॉडी पर पॉजिटिवली उसको, या मतलब जो है अगर हम लोग चार्ज करना चाहें पॉजिटिवली चार्ज, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया जाता है। ठीक है ना। ये चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। कोई भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हम लोगों को उसमें इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना होता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, शुरुआत में मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज कि ये तो मैंने अभी बताया था। चलिए, तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। अगर हमें कोई भी न्यूट्रल बॉडी मिलती है तो ऑलवेज एक चीज वहां से याद रखिएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या है बराबर है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में आते हैं हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, और इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बिना तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इनके बारे में भी, हम लोग जानेंगे आगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, जितना यहाँ यूज में आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग आएंगे या सेमी कंडक्टर्स में जब आएंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसे आप लोग पढ़िए अच्छे से और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, उम्मीद है। और हाँ, एक एप्लीकेशन है ERDR, इंजीनियर डॉक्टर के नाम से, है ना, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कई जो मटेरियल वगैरह हैं वो हम आपको वहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास की भी जो भी आपको PDF चाहिए होगी वो आपको वहीं से मिलेगी, मैं उसी पे डाल दूंगा ई-बुक्स वाले सेक्शन में, और आप लोग वहाँ से इसके मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और कल फिर हम लोग मिलेंगे, सेम यही चैप्टर चलेगा हम लोगों का, और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के सामने आएंगे, उनको भी साथ में हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, और एक हेल्पलाइन फोरम नहीं, मतलब एक तरीके का कह सकते हैं कि अगर आपका कोई डाउट बनता है तो उसकी भी हमको एक व्यवस्था करेंगे, जिससे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकें। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट अगर बनता है या आपको कुछ और पूछना है
तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें, ठीक है। और वीडियो मतलब आप लोगों को जो चीज़ समझ में आई और जो नहीं आई, कोई भी अगर ऐसा रहता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।